जय हिंद दोस्तों। आज हमारा बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने बना के अपलोड कर दिया। सेल वाला चैप्टर चल रहा था, तो देखिए शुरू करते हैं। तो कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे, तो कोशिकांग के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया तक को बता दिया था। अब देखिए आगे हमारा आता है गोल्जी बॉडी। इसके पहले एक बात समझिए। देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया है, जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। पिछली वीडियो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता था वो ऊर्जा देना काम होता था। ठीक है, वहां पर ग्लूकोज का दहन होता था, स्क्रेप साइकिल चलती थी, एटीपी का निर्माण होता था, एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता था, और वहां पर साइकिल के दौरान जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के दहन से हमें ऊर्जा मिलती थी। ठीक है, अब कोशिका के प्रत्येक पार्ट्स में जो है ये काम होता है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, नीचे से ऊपर तक की असंख्य कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका में ये काम होता रहता है। हम एक कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, सभी कोशिका के बारे में नहीं। हमारे शरीर की किन्हीं एक कोशिका को उठा लो तो उसका जो स्टडी की जाएगी वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सब शरीर के प्रत्येक पार्ट्स में कोशिका और प्रत्येक जगहों पर ये काम होता रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जो आदमी जो काम करता है तो उस व्यक्ति को उसी काम के अनुसार उसकी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति फावड़ा चला रहा है तो उसके हाथों को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होगी। साथ में कोई व्यक्ति धावक है जो दौड़ रहा है तो उसके पैरों को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम इस समय बोल रहे हैं तो हमारी जीभ को और मुख को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऐसे केस में हमारे सभी जगहों पर ऊर्जा का निर्माण तो ठीक ठीक होता है, एक समान होता है। लेकिन जहां पर ऊर्जा की खपत ज्यादा है वहां पर ऊर्जा तो जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो वहां की स्थिति जो होगी खत्म हो जाएगी, मतलब वो डाउन हो जाएगी, थक जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे जीभ में ज्यादा इस समय ऊर्जा की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे 1 घंटा बोलने के बाद क्या होगा, हमारे जीभ की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो हमारी जीभ जो होगी चलना बंद कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पीछे जिम्मेदार होता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे हम बोलने का काम कर रहे हैं, इस समय एक स्थान पर खड़े हैं, तो पैर की जो ऊर्जा है, पैर की कोशिकाओं के पास जो ऊर्जा है, उन कोशिकाओं की ऊर्जा को ट्रांसफर का काम करेगा। मतलब ये ले जाके परिवहन का काम करता है। नीचे से ले जाके हमारे मुख तक पहुंचाएगा, हाथ का काम चल रहा था हाथ तक पहुंचाएगा, पैर का काम चल रहा है तो पैर तक। मतलब जहां एक्स्ट्रा ऊर्जा है उन ऊर्जाओं को परिवहन का मतलब परिवहन के द्वारा ले जाकर वहां पर पहुंचाता है जहां पर ऊर्जा की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी को हिंदी में गाल्जी काय भी कहते हैं, गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था और इसका जो मेन काम होता है वो परिवहन का काम होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति काम करने वाला, एक व्यक्ति बैठने वाला, और दोनों को समान मात्रा में भोजन दिया जा रहा है। एक जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भूख ज्यादा लग रही है, और जो कम कम काम कर रहा है उसको भूख कम लग रही है। लेकिन खाना की मात्रा दोनों को अगर समान दिया जाएगा तो जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको खाना जो है ज्यादा हो जाएगा, वो पूरा नहीं खा पाएगा, और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको खाने कम पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में खाने का ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब मेरा खाना बचा भैया तुम खा लो। तो वही काम यहाँ पर होता है। जहां पर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है वहां की ऊर्जा वहां पर जो है शेष जगहों की ऊर्जा को लाके परिवहन का काम करता है जो हमारा गाल्जी बॉडी। यहाँ पर आपको चित्र दिखा दिया है गाल्जी बॉडी का, वहां पर वो परिवहन का काम करता है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है हमारा रसधानी का। रसधानी देखिए, रसधानी पेड़ पौधों में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स पेड़ पौधों की भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हमारी भी कोशिकाओं मतलब जंतुओं की भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जंतु की कोशिकाओं में वैक्यूल्स बहुत छोटे पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल्स बहुत बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब यूं बात करें, आप लोग एक बात सुने होंगे कि हमारे शरीर में 65% पानी होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों को इस चीज का विश्वास नहीं होता कि हमारे शरीर में 65% पानी होता है। लोगों को यह लगता है कि हमारे पेट में 65% पानी भरा, इसे छेद कर तो 65 लीटर पानी निकल जाएगा कोई 100 किलो का व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में 65% पानी तो है, लेकिन वो किस रूप में है? कुछ ब्लड के रूप में है। ठीक है, कुछ हम पिए हैं जो पानी वो पेट में जो है, और बाकी जो शेष पानी है वो पानी हमारे कोशिकाओं के वैक्यूल्स में बसे हुए हैं। ठीक है, जो रसधानियां हैं वहां पर पानी स्टोर होते हैं। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, असंख्य कोशिकाओं में जो है पानी स्टोर है। उन सभी वैक्यूल्स को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का औसतन जो है, हमारे शरीर में पूरा 65% पानी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का तो उसके शरीर में 65 किलो पानी है। और ये इसका तो मुख्य काम होता है जल संग्रह का, जो हमने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तारक का, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उनका उसी का नाम जो है तारक का या सेंट्रोसोम रखा। इसका देखिए क्या काम होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका काम होता है कोशिका विभाजन।
मतलब शरीर में एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिकाओं का जो निर्माण होता रहता, बढ़ती रहती है कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को निर्माण का काम जो होता है वो सेंट्रोसोम का होता है। जैसे मान लीजिए हमारे से हाथ, मान लो मतलब शेविंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मान लो कट लग गया, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा जो है जख्म बन जाएगा, तो उस जख्म को भरने के लिए कोशिका विभाजन का होना बहुत जरूरी है। तो सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन करने का काम जो करता है यही हमारा सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का काम जो होता है सेल डिवीजन का, मतलब पुनर्निर्माण का भी काम ये करता है। जैसे जो जीव होते, मान लो छिपकली हो गई, चूहा हो गया, इन सब के जो है देखिए, छिपकली हो जो होती है अपनी पोंछ गिरा देती है और जल्द से जल्द नहीं पोंछ आ जाती, तो उनके पोंछ में सेंट्रोसोम जो होता है बहुत अधिक पाया जाता है, उसमें कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत तेजी से होती है, इसलिए उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। अब बात करें लीवर में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम एक्टिव होता है, वो लीवर में होता है। लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन का काम होता है। लीवर में कुछ भी हुआ रहेगा, कटा पिटा रहेगा, तो उससे स्वतः उस क्रिया को ठीक हो जाती है, अपने ही क्रिया द्वारा, मतलब ये सेल डिवीजन के द्वारा वो ठीक हो जाता है। अब बात करें अगर ब्रेन की, तो ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और ब्रेन में जो पाया जाता है न्यूरॉन पाया जाता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसीलिए अब देखिए, ये लीवर जो है, अगर कोशिका सेल डिवीजन आवश्यकता से बहुत ज्यादा होने लगा तो वो बहुत खतरनाक काम करता है, और उसी वही काम करता है, कैंसर का रूप लेता है। जब जहां पर कोशिका की जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है, तब वहां पर कैंसर बनने का खतरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कट लगा, 500 कोशिकाएं यहाँ की मर गई, तो उन 500 कोशिकाओं को भरने के लिए अगर 1000 कोशिकाएं बन जाए, 2000 बन जाए, 3000 बन जाए, तो कुछ हद तक वहां पर थोड़ा सा उठ उठ के भाग सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 500 कोशिकाएं कटी और 5 लाख कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, तब ऐसे केस में जो होता है वो कैंसर का कारण बनता है। तो उसको जो है, अब देखिए ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में कैंसर जो होता है वो नहीं होता है। लोग ब्रेन कैंसर का नाम देते हैं ट्यूमर को, वो भैया ट्यूमर होता है, वो ब्रेन कैंसर नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पाए जाते हैं 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, और 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। उन गिलियल सेल में सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए जब वही गिलियल सेल डिवीजन का काम तेजी से करने लगते हैं तो वही ट्यूमर का काम, वही ट्यूमर का रूप धर लेता है। तो वही जो होता है उसी को लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर। ठीक है, इसमें आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब अगला देखते हैं अंतर प्रदब्बी जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका देखिए, ये जो होता है ये कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है, मतलब कोशिका के अंदर जो होता है ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे इस घर में, अगर माँ आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की चारों दीवारें उसको आंतरिक कंकाल का काम करती है, जो छत को ऊपर उठा के रखती है। यही जो होता है इसको कोशिका को पिचकने नहीं देता, अंदर पिलर का काम करता है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आगे यहाँ पर चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो केंद्रक के साइड साइड में लगा है यही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे, ये दो कलर का दिख रहा है, थोड़ा सा दूसरे कलर का दिख रहा है और थोड़ा दूसरे कलर का दिख रहा है। ठीक है, इसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है वो चिकना होता है, वो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से मान लो ये आधा भाग होता है, ये स्मूथ होता है, और आधा भाग रफ होता है, मतलब ऐसे ऐसे कर खुरदुरे बने होते हैं। जब इसको जूम करके अलग से देखा जाएगा, यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा, तो इस तरीके से खुरदरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक, स्मूथ वाला जो होता है ये वसा का निर्माण करता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वसा, वसा मतलब चर्बी होती है, फैट। फैट जो होता है, फैट को आप लोग जब भी कभी टच करते हो तो बहुत चिकना दिखाई देता है। ठीक, तो जहां पर वसा का निर्माण होगा तो स्मूथ वाला होगा, और ये जो भाग ये रफ वाला दिखता है, इसी रफ वाले भाग में प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये जो छोटा छोटा खुरदरा खुरदरा भाग दिखाई देता है, इसी पर प्रोटीन का हमारा निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में। ठीक है, और भी चीजें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अभी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, आगे चल के बड़ी करेंगे, ताकि आप लोग जो है सही से समझ सके, आप लोग देखने में बोर ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसमें अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जरूर से जरूर क्लियर करूंगा। और प्लीज अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।